तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आरओ भाग 2 से गद्य भाग का पोर्शन है और ये एमसीक्यू बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के या फिर 3, 5 जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस बोल सकते हो। मतलब एक तो आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपको जो नीचे डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन है इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर आपका एग्जाम आपके आसपास है तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये जो क्वेश्चंस है ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए यानी 2022 के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सिलेबस से बाहर किए गए हैं, तो उन चैप्टर्स को हमने इंक्लूड नहीं करा है। बाकी अगर वीडियो को बाद में देख रहे हो, बाद का मतलब है कि 2022 का एग्जाम तो खत्म हो गया, आपका अपकमिंग एग्जाम है 2023 वाला, तो अगर उस टाइम पे देख रहे हो तो इनको प्रिपेयर कर लेना। उसके साथ में जो है और भी क्वेश्चंस हैं जो ऐड अप करे जाएंगे, तो वीडियो वो सारी जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो वहाँ पे जाके जरूर देखना। बाकी अगर आप इसी साल देख रहे हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसी साल के लिए हमने डाली है 2022 के सेशन जो एग्ज़ाम है उसके लिए डाली गई है ये वीडियो, तो उनके लिए भी एक काम की चीज़ है कि एक तो मैंने एमसीक्यूज जो है पूरी कंप्लीट बुक के आरोह भाग 2 के अभिव्यक्ति माध्यम के तो वो मैंने करा दिए हैं, उनको प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना। उसके अलावा जो है सारा कुछ मतलब जो भी थे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे cclchapter.com, तो वहाँ पे विजिट कर लेना। वहाँ पे आप इजीली अपना जो एग्जाम है उसको प्रिपेयर कर पाओगे। चलो पहला चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर का नाम है भक्तिन। भक्तिन के बारे में देखते हैं। भक्तिन में पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वो क्या है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका उत्तर रहेगा आपका, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मीन भी कहा गया है कई जगहों पे, कई जगह पे मतलब शब्द है वो एक, उसका मतलब लक्ष्मी होता है। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी या फिर लक्ष्मीन था। वह अपना वास्तविक नाम लोगों से इसीलिए छुपाती थी क्योंकि उसका जीवन उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। यानी कि आप ये बात जानते हो कि जो लक्ष्मी माता है, देवी है जो, वो धन, संपत्ति, समृद्धि, वैभव सब इन चीज़ों का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन उसके जीवन में यानी भक्तिन के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। भक्तिन का जीवन कष्टता एवं धन की कमी से भरा हुआ था। लक्ष्मी को भक्तिन नाम लेखिका ने उसके गले में पड़ी कंठी माला और उसके 9 सेवक धर्म से प्रभावित होकर दिया था। खास तौर पे जो है देखो ये सेम क्वेश्चन से बहुत बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पूछ लेंगे भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था भैया, ठीक है। उसके बाद में लेखिका ने भक्तिन नाम मतलब ये जो भक्तिन है उसको भक्तिन नाम किसने दिया? तो वो लेखिका ने दिया। क्या देख के दिया? तो वो गले में पड़ी कंठी माला देख के दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज या 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इनको तो आराम से हो जाएंगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो होने से रहे, है ना। चलो जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो इसमें क्या लिखना है आपको, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का उदाहरण देते हुए लेखिका कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। यानी कि दिमाग लगाने वाली बात है ये, तो सोचने वाला जो दिमाग लगाते रहते किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ पे, तो वो बात है ये। तो मुझे जो है स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछी बैठी, बता अब क्या लिखा है? उस तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडराए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, अतः मैं हारकर चुप ही रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दृढ़ नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निसंपन्न होता रहा। देखो अभी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, आपको जरूरी नहीं है, देखो थोड़ा सा बड़ा इसीलिए लिखते हैं ताकि आपको एक स्टोरी लाइन का पता चल पाए। देखो यहाँ पे सिर्फ हमसे क्या पूछा है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो हम यहाँ पे इसको जो है ना देखो यहाँ पे भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार, चाहो तो आप इस लाइन को काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर फिर भी उतने आने हैं। बट हाँ मेन लाइन क्या है, मेन लाइन इसमें जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भक्तिन है वो कहती है कि मुझे जो है हाँ मतलब उदाहरण देते हुए लेखिका कहती है कि मुझे जो है स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता इन चीज़ों में, लेकिन भक्तिन बोलती है फिर ये एक लाइन सी
बोल देती है, उसके आगे फिर उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो चुपचाप ही रहती है, फिर और कुछ नहीं होता। तो इस टाइप से है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो इन क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है कि एज इट इज़ रटना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि रट लेते हैं क्वेश्चंस को, रटने से काम नहीं चलता। अगर कहानी पढ़ी है आप आराम से कर लोगे। और यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया मैंने चैप्टर में, वही क्वेश्चन दिए जो बार बार आते हैं। वैसे कुछ एक क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा ऐड होते रहते हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन बढ़ता रहता है, बट जो मेजर क्वेश्चन है जो बार बार वही देखने को मिलते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको इस आर्टिकल में मिलने वाले हैं। सो जरूर से जाके याद कर लेना इनको। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। भगतीन के आ जाने से महादेवी वर्मा, यहाँ पे वर्मा भी लिख सकते हैं या फिर खाली महादेवी भी लिख देते हैं कई बार, तो जो लेखिका हमारी, तो भगतीन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो भगतीन जो है एक अनपढ़ ग्रामीण महिला थी। वह देहाती, देहाती का मतलब होता है देसी, बिल्कुल गांव वाले जो लोग होते हैं, देसी बिल्कुल नॉर्मल, तो वो उस टाइप की। तो वह जो है देहाती होने के साथ साथ एक समझदार महिला भी थी। उसका स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। यानी कि वो चाहती है दूसरे उसके हिसाब से ढल जाएं, लेकिन वो किसी के हिसाब से ढलने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए भगतीन के आ जाने से, अब भगतीन तो बदलने से रही, तो महादेवी वर्मा ही बदल गई और जिसकी वजह से वो और अधिक देहाती हो गई। तो ये था आपका 3 क्वेश्चन। इसमें से अगला चैप्टर है आपके पास, वो है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन में पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यानी कि जब वो बाजार का जादू जो छाया होता है कि भैया जाओ बाजार में और उड़ा दो सारे पैसे, खरीद लाओ सामान ही सामान, तो वो जब जादू चढ़ा होता है दिमाग पे और एक टाइम आता है जब वो उतर जाता है दिमाग से, तो उसका जो असर है वो क्या क्या होगा उसके बारे में पूछा गया हमसे। तो पहला ये पॉइंटों में देखो, इस टाइप के मतलब डिफरेंस टाइप का पूछा गया ना यहाँ पे, तो ये पॉइंटों में बना के लिखोगे। ये एंटर मारना था इधर, कोई ना। तो यहाँ पे जो है ना, अगर पॉइंटों में बना के लिखोगे तो सही रहेगा, मतलब इजी स्कोर होता है। अगर ये मान लो कि 3 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन, तो आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? देखो 7 पॉइंट है ये, आपको जस्ट 3 पॉइंट लिखने हैं 3 नंबर में। अगर आपको यकीन नहीं है कि 3 से काम ना बने, 4 लिख दो, 4 से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो भैया देखो ये 7 पॉइंट तब लिखने हैं अगर ये 5 नंबर में आ जाता है तब, ठीक है। अगर 5 के, वैसे 5 के आते नहीं है जनरली, तो अगर आ जाता है तो, लेकिन नॉर्मली जनरली तौर पे 3 नंबर का आता है। 4 पॉइंट याद कर लो, कोई भी 4 कर लो, तो इसीलिए ज़्यादा देने पड़ते हैं हमको तो अभी। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसकी ओर उसी प्रकार से खींचा चला जाता है जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, या फिर लोहा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, या फिर चुंबक लोहे की ओर। बात तो एक ही हो गई। देखो यहाँ पे आप सोचोगे यार चुंबक लोहे को खींचता है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं जिस प्रकार चुंबक लोहे की ओर खींचा चला जाता है, मतलब लोहा बड़ा होगा चुंबक छोटा होगा तो चुंबक ही भागेगा ना। जस्ट फन। चलो जी आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अनेक वस्तुओं का निमंत्रण मनुष्य तक अपने आप पहुंच जाता है जिससे वह खरीदने हेतु लालायित हो उठता है। मतलब बोल सकते हो लालच मन में जाग जाता है कि हमको ये सामान खरीदना ही है। मनुष्य को सभी सामान जरूरी और आरामदायक लगते हैं और फिर वो उसी चक्कर में और सामान भरता रहता है। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता भी ना हो उसे भी वह खरीदने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी खतरनाक दिखाई जाती है। बाजार का जादू उतरने पर, अब ये बाजार का जो जादू था जो सिर में चढ़ गया था, अब ये अगर उतर जाता है तो उतरने पर मनुष्य को आभास होता है कि जो आरामदायक फैंसी वस्तुएं उसने खरीदी थी वे सब आराम देने की अपेक्षा उसको और अधिक दुख पहुंचा रही है। और ये दुख जो मिल रहा है उसको, उसका कारण क्या है? बेफिजूल की खर्ची जो उसने कर दी है। अब पछतावा हो रहा है कि भैया मैंने वहां पे ये सामान लेने के लिए 50,000 रुपये का मोबाइल मैंने ले लिया और मुझे तो ज़रूरत है ही नहीं फ़ोन की, मुझे जस्ट कॉल उठाने थे, तो मेरा तो 10,000 से भी काम चलने वाला था, तो मैंने 40,000 वेस्ट कर दी। वो बात ऐसे अलग अलग ख्याल, कुछ भी सामान लेते हैं तो ऐसी ऐसी सोच से जो है वो बार बार दुखी होता रहता है और पछताता रहता है। वस्तुओं की उपयोगिता का पता चलने पर मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। पता लग रहा है, देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मुझे तो कॉल ही उठाना था, तो वो तो 10,000 वाला भी कर रहा है, 50 वाला भी उतना ही काम कर रहा है, तो इस पर पैसा क्यों डाला? तो वो चीज़ है। बहुतायत वस्तुएं खरीदने पर मनुष्य स्वयं अपराधी महसूस करने लगता है। अपराधी जैसा कि मेरी गलती थी, मैंने कंपनी के लालच में कि भैया इसमें जो है 855 का प्रोसेसर है, इसमें जो है
160 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 5G है, पता नहीं क्या क्या फेंक फेंक के आपको जो है बढ़िया वाला फ़ोन दिलवा दिया उन्होंने, कंपनी वालों ने। अब आप महसूस कर रहे हो कि गलती आपकी है, उन्होंने आपको ठग लिया है बेफालतू में, आपको तो उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बाजार रूपन से क्या मतलब है? ये जो शब्द है इससे क्या मतलब है आपका? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, या फिर बाजार की सार्थकता किस चीज में है? इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाजार रूपन से तात्पर्य कपट बढ़ाने से है, अर्थात सद्भाव की कमी। सद्भाव की कमी के कारण आदमी परस्पर भाई मित्र पड़ोसी आदि को भूल जाता है। मनुष्य केवल शब्द के साथ कोरे ग्राहक जैसा व्यवहार करता है, उसे कोई भाई मित्र पड़ोसी दिखाई नहीं देता। बाजार रूपन के कारण मनुष्य को केवल अपना लाभ और हानि ही दिखाई देती है। इस भावना से शोषण भी होने लगता है। जो व्यक्ति ये जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी कि कौन से व्यक्ति जिनको पता है कि मुझे ये सामान लेने जाना है और यही लेके आएंगे, तो वही असली लोग हैं जो बाजार का असली मकसद पूरा करते हैं। बाकी जो है छल कपट बढ़ता, बाकी तो ये लोग कभी भी परचेजिंग पावर के गर्व में नहीं डूबते कि मैं भैया आज पूरा खुश हो घर आया और घर आके बता रहा घर वालों को कि मैं बाजार में गया था 500 रुपये का सामान लेने, और घर आके खुशी से चिल्ला रहा कि आज तो मैं पूरी 5000 रुपये की शॉपिंग करके आया हूँ, देखो क्या क्या लाया हूँ बच्चों तुम्हारे लिए। तो अगर ये वाला सीन होता है तो फिर वो गर्व वाली बात है। तो ये जो व्यक्ति इस परचेजिंग पावर पे गर्व नहीं करता ना, तो वो बचे रहते हैं। इन्हीं लोगों को अपनी चाहत का एहसास होता है, जिसके आधार पर किए के सार्थकता प्रदान होती है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना इस लाइन में, चलो कोई ना, इग्नोर कर सकते हो। देखो मेन जो है क्वेश्चन की और आंसर की फीलिंग समझ आनी चाहिए कि बाजार रूपन से यहाँ पे मतलब क्या है, कि बाजार में जो है बहुत सारे लोग हैं सामान खरीदते हैं, और कुल मिला के यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि कोई भाई मित्र या पड़ोसी जो दिखाई नहीं देता, मतलब यहाँ पे जो है ग्राहक वाला व्यवहार हो जाता है कि भैया मैं ग्राहक को, मान लो मेरे पास कोई सामान है जो मैं 500 रुपये में बेचता हूँ, एक आम ग्राहक को मुझे पड़ रहा है वो 400 रुपये में। अब मैं क्या सोचूंगा, वहाँ पे अगर कोई दोस्त आ गया तो मैं सोचूंगा यार दोस्त को भी चल 500 में ही दे देता हूँ, अपनी 100 रुपये की कमीशन तो बनी रही है। तो ये चक्कर हो जाता है एक्चुअल में, जो है उसकी वजह से जो है वो मज़ा नहीं रहता कि बाकी लोग भी 500 में दे रहे, आप भी 500 में दे रहे, तो भाई दोस्त मित्र पड़ोसी होने का उसका क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो फ़ायदे के लिए सब परेशान रहते हैं। तो वो छल कपट वाली बात हो जाती है। पता लगे कि वो एक भरोसे वाली बात होती है कि मान लो कि उसको आप पे ही भरोसा है, तो आप क्या सोचोगे कि यार इसको तो ढूंढना तो है नहीं कहीं, अपने से मंगाना है, भरोसा है इसको, तो आप उसको 550 चिपका दोगे और लूट लोगे बेचारे को। तो ये सीन होता है, मतलब हर कोई नहीं करता, बट कोई कोई लोग करते हैं, जिसकी वजह से बदनाम रहता है ये सिस्टम पूरा। जबकि आपको करना क्या चाहिए, अपना जो है 450 में दे दो, अगला भी खुश, आप तो वैसे भी खुश ही थे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन तो सबको चाहिए होता है, बट ज़्यादा ना लूटे अपने दोस्त मित्रों को। अगर आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि मतलब लूटना चाहिए या नहीं लूटना चाहिए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार दर्शन का मूल भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया, मतलब पाठ का मूल भाव हमको बताना है। बाजार दर्शन, इसको लिखा है श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने यह भी हमको बताया कि अगर हम आवश्यकता अनुसार बाजार का सदुपयोग करेंगे तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत से दूर बाजार की चमक दमक में फंस जाते हैं। यहाँ पे फंस आएगा, अंक की बिंदी है, ठीक है ना। फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी हुई है। अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर आता है, काले मेघा पानी दे। देखो चैप्टर वाइज हम सारी चीज़ें करते चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास काले मेघा पानी दे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? देखो अगर एक चीज़ आपको बता देता हूँ काम की थोड़ी सी। अगर आपको ये लगता है ना कि भाई मतलब क्वेश्चन आंसर हम ये जो भी हैं इनको पढ़ रहे हैं, याद करेंगे, पेपर में आ जाएंगे, और आप जस्ट ये सोचोगे कि यार
मतलब नहीं आए तो क्या करें, मतलब हम ऐसे ही रट रहे हैं बेफालतू में। देखो इसीलिए 2-2 3 क्वेश्चन है, और एग्जाम होने के बाद आप खुद बताना यहाँ पे आके इस वीडियो पे, याद रख ही लोगे, अपने को याद रख लेना है, थोड़ा सा कष्ट कर देना। तो कमेंट आके वापस कमेंट में बताना कि इनमें से पेपर में आए या नहीं आए, ताकि आइडिया लग जाएगा आपको। वैसे तो आप 12th में यार क्या फ़र्क पड़ता है ना उसके बाद में, बट जो भी है हम पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, कहीं पे कुछ पेड नहीं रखते हम, और यही वो वजह है ताकि आप सीख पाओ यहाँ पे। और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली जाती है, कचरा नहीं भरा जाता। ऐसे तो हम वेबसाइट पे जाके इनको बेच भी सकते थे, 20-50 रुपये का पेड कोर्स डाल देते, 20-50 में क्या होता, 200 रुपये का पेड कोर्स डाल देते। हम भी बाजार दर्शन मतलब ऐसे फेंक देते 99%, 90 नंबर लाने के लिए ये पढ़िए, ये आज के पेपर में आके रहेगा, इसको ज़रूर से देख लेना, नहीं तो पछताते रहोगे। बहुत कुछ होते हैं डायलॉग्स चिपकाने के लिए, बट हम सिंपल बिल्कुल क्लासिक थंबनेल रखते हैं ताकि जो समझदार है वही यहाँ पे पहुँच जाए। चलो जी, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली जो नाम है, ये वाला नाम जो है किस आधार पर दिया होगा या दिया। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। लड़के जो है समूह में एकत्रित होकर नंगे शरीर उछलते कूदते तथा अत्यधिक शोर शराबा करते हुए गलियों में कीचड़ करते हुए घूमते थे। ये गलियों में इधर उधर दौड़ा करते थे, इसी आधार पर लोगों ने इनको मेंढक मंडली नाम दिया होगा। ये नाम है, गाम नहीं है, ठीक है। ये मिसटाइप हो जाता है हिंदी में, थोड़ा इग्नोर कर देना इन चीज़ों को। तो मेंढक मंडली नाम दे दिया था। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर इसीलिए पुकारती क्योंकि यह अनावृष्टि से छुटकारा पाने, लोक आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा काम करती थी। इसका मानना था कि हमें इसी हेतु कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघा लेकर वर्षा करेंगे, जिससे गांव शहर खेत खलियान सब कुछ खिल उठेगा। यानी कि देखो आपको यहाँ पे थोड़ा लॉजिक पता होगा, वैसे तो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेंढक होते हैं, मेंढक जो है गलियों में जब बारिश होती है तो गलियों में टर टर करते ऐसे टहलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं उसी कीचड़ में, तो वही ये बच्चे करते थे। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया लोगों ने मेंढक मंडली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। यानी कि इंद्रसेना यानी कि मेंढक मंडली जो है उसके ऊपर जो है जीजी ने कैसे सही ठहराया कि जो पानी हम डाल रहे हैं उनके ऊपर वो सही है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। जीजी ने कहा कि यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्घ्य है, जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ा, पानी की आएगा यहाँ पे, पानी की नहीं, चलो कुछ पानी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा मैटर नहीं है वैसे, इन द फ्लो है ये भी। कुछ पाने की चाह लेकर चढ़ाते हैं। मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो फिर कैसे पाएगा। संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम बताया है। बिना त्याग दान नहीं होता। त्याग भावना से जो दान दिया जाता है उसी से फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं की पैदावार के लिए पहले अपने खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करता है, उसके बाद उसको वो 30-40 मन गेहूं की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए जो है वो ठहराती है कि पानी डालना बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, पानी दे गुड़ धानी दे। मेघों से जो है पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों करी जा रही है। अनावृष्टि यानी सूखा पड़ जाता है जब, तो अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा छा जाता है। शहर की अपेक्षा गांव की हालत खराब हो जाती है। कृषि योग्य भूमि सूख कर पत्थर हो जाती है। जमीन फटने लगती है, यानी फटने का मतलब है दरारें आने लगती है उसमें, ठीक है। लू के कारण पशु प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से बारिश होकर ही सूखी भूमि फिर से कृषि योग्य बन जाए, फसलें लहराने लगेंगी, अनाज की पैदावार होगी तथा पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे। दूध अच्छी प्रकार से देंगे जिससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। चारों तरफ खुशहाली फैल जाएगी। सबको खाने पीने को भरपूर सामग्री मिलेगी। इसीलिए मेघों के साथ साथ गुड़ धानी की मांग करी जा रही है। सारे कारण बता दिया इन्होंने कि इस वजह से ये वो कारण है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी के मतलब मेघों के साथ साथ गुड़ धानी की मांग करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के ये वाला बस, ठीक है ना, ये लाइनें आनी थी यहाँ पे। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। यहाँ पे मतलब ये जो बात है ये क्यों कही गई है।
यहाँ पे बताते हैं गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ तो सूखा पड़ जाता है, कुएं तालाब सबका पानी सूख जाता है, कहीं पर पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता, पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता, जिसके कारण पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल होकर मरने लगते हैं। तो ये चीज है यहाँ पे, इस वजह से जो है ये लाइन कही गई है गगरी फूटी बैल प्यासा। मतलब पहले के लोग थे, लकोक्ति टाइप का जुगाड़ है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है एक ही क्वेश्चन है, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है। काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे पाठ का प्रतिपाद दीजिए। काले मेघा पानी दे संस्मरण के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है। तो ये इसी तीनों में से किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आंसर रहेगा काले मेघा पानी दे। संस्मरण जो है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण दिया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। लेखक ने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि से मुक्त पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, लेकिन लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में भी उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जीजी इस कार्य को अंधविश्वास ना मानकर लोक आस्था त्याग की भावना कहती है। लेखक बार बार अपनी जीजी के तर्कों का खंडन करता हुआ इसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है, लेकिन जीजी की संतुष्टि और अपने सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर सही मानता है। मतलब वैसे मानना पड़ता है, मजबूरी है उसकी, लेकिन अंतर्मन से उनका जो है खंडन करता चलता है। पाठ के अंत में लेखक ने देशभक्ति का परिचय देते हुए देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति गहन चिंता व्यक्त की है तथा उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया है जो आज भी पश्चिमी संस्कृति और भाषा के अधीन तथा भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रहे हैं। तो मतलब एक टाइप से बोल सकते हो कि यहाँ पे पूरी समरी देनी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में देनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या मतलब मोटिव क्या है चैप्टर का, ये जो है ना मूल भाव स्पष्ट करना होता है। उन क्वेश्चन का ध्यान रखना एग्जाम में, मतलब ये जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से एक ना एक चैप्टर में से मूल भाव जरूर आता है। और जो मूल भाव वाला चैप्टर होगा, मतलब चैप्टर की कहानी पता होगी तभी आपको समझ आएगा। इसमें जो है मूल भाव वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको लिखना क्या होता है एक्चुअल में, जो है आप में से ज़्यादातर क्या करोगे, जो मतलब बातचीत होती है उनकी जो कहानी है उसको चिपकाने लग जाओगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कहानी नहीं पूछी जाती आप लोगों से कि कहानी सुना दो, कहानी सुनानी पड़ती है, बट वो इतनी नहीं सुनानी होती कि आप सिर्फ कहानी लिख रहे हो, मेन लॉजिक कहीं गायब हो गया। इसमें यहाँ पे मूल भाव का मतलब है कि यहाँ पे जो लेखक है वो क्या बात बताना चाहता है। जैसे काले मेघा पानी दे, इसमें क्या बताना चाह रहा है वो, कि जो अंधविश्वास है उन चीज़ों के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, कैसी किस प्रकार जो है वो खंडन कर रहा है, वो चीज़ें होती है यहाँ पे। वैसे ही जो है पिछले चैप्टर है जैसे बाजार दर्शन है, वहाँ पे बाजार के बारे में बता रहा है कि बाजार में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये सारी चीज़ें भक्तिन वाले में बताया जा रहा है कि भक्तिन का जो स्वभाव था कैसा था, एक गांव से गई महिला उसकी ज़िंदगी में कैसे कष्ट झेले, वो सारी चीज़ें वो होते हैं मूल भाव। ऐसे नहीं कि सिर्फ जस्ट कहानी आप सिंपल कुछ भी चिपकाने लग जाओगे कि भैया पेज भरना अपने को। देखो जनरल तौर पे 3 नंबर में आती है, 3 नंबर में आती है और ये बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा पहरा लिखना है, जो याद आता जा रहा है चिपकाते जाओ बस, ठीक है ना। लेकिन सही लिखो, जितना लिखो सही लिखो, गलत सलत चिपकाओगे नंबर वैसे ही काट लेगा वो। चलो जी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पहलवान की ढोलक। पहला क्वेश्चन है इसमें से, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोल है ढोल। तो इसका उत्तर रहेगा लुट्ठन सिंह पहलवान ने ऐसा इसीलिए कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, क्योंकि उसने कभी पहलवान से कोई दाव पेच नहीं सीखे थे और ना ही उसका लक्ष्य एक पहलवान बनना था। अपने आप ही बन गया हो तो बस। वह तो बचपन में गाय चराता हुआ गायों की धार का गर्म दूध पिया करता था, इसी से शरीर से हट्टा कट्टा हो गया था। वह लोगों से बदला लेने के लिए कसरतें किया करता था। जब श्यामनगर में वह मेला देखने गया तो वहां के दंगल में ढोल बज रहा था। पहलवान कुश्ती कर रहे थे तो अचानक ही पहलवान से लड़ते हुए अखाड़े में कूद पड़ा और अंत में उसने निरंतर ढोल से प्रेरणा लेते हुए उस प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को पटक पटक के हरा दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा, इसका कारण क्या था।
ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। गांव में जो है महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्टन पहलवान ढोल इसीलिए बजाता रहा क्योंकि जब गांव में महामारी फैली तो सारा गांव हैजे और मलेरिया से ग्रस्त था। गांव के चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ये क्या है, रह के घर खाली, अच्छा यहाँ पे घर आना था, यहाँ पे उड़ा दिया इन्होंने टाइप करते हुए। चलो कोई ना, एक आध गड़बड़ है यार, क्वेश्चन में एक आध वर्ड हो ही जाता है, कितना भी अच्छा पढ़ ले। तो देखो घर के घर जो है खाली हो गए थे, यानी कि पूरा घर उजड़ गया था, लोग मारे जा रहे थे बुरी हालत में। रात्रि की विभीषिका में चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। उसी रात्रि की विभीषिका तोड़ने तथा लोगों को में जीने की उमंग पैदा करने के लिए वह ढोल बजाता था। जब उसके दोनों बेटे इस क्रूर काल की चपेट में आ गए तो वह असहाय वेदना से बिलखते हुए अपने, ये अलग अलग है ठीक है ना, से बिलखते हुए अपने चाचा को कहने लगे कि बाबा उठा पटक दो, वह वाला ये जो ताल है ना ये ढोल पे ये बजा दो, यानी कि चटक दिन था, चटक 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 जो भी ताल होती है ताल बजाओ ये वाली, जिसे वह सारी जो है सारी रात आएगा सारी रात, ये पता नहीं क्या कौन सी भाषा का शब्द आ गया, सारी रात बजाता रहा। सुबह होते ही उसके दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः अपने बेटों की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्टन सिंह पहलवान चटक दिंधा करता रहा, ठीक है ना, यानी कि चटाक चटधा पता नहीं क्या होता है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढोल की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोल की जो आवाज है पूरे गांव वालों में धैर्य, साहस और स्फूर्ति प्रदान करती थी। रात्रि की विभीषिका में तथा सन्नाटे को ललकार के सामने चुनौती पैदा कर देती थी। जब पूरा गांव महामारी के कारण, देखो सेम सी कहानी चल रही है, आप अगर क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे ना सेम सी कहानी है, हर बार वही बातें बताई जाती है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बस आंसर सही हो जाता है। जब पूरा गांव जो है महामारी के कारण मलेरिया हैजे से ग्रस्त होकर अधमरा, निर्बल और निस्तेज हो गया था, तब इस भयंकर वातावरण में ढोलक की आवाज गांव वालों को संजीवनी प्रदान किया करती थी। उपचाराधीन और पथविहीन लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, जवान, बूढ़ों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य पैदा कर देती थी। ढोल की आवाज़ सुनकर शक्तिहीन सिराओं में बिजली सी दौड़ पड़ती थी। मरते हुए प्राणियों को भी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मृत्यु से भी नहीं डरते थे, इसीलिए इसे सुनकर लोगों के मन में जीने की नई उम्मीद, नई उमंग जागृत हो जाती थी। तो इसीलिए जो है पूरा मतलब खतरनाक ही चीज़ थी ये, ढोल की वजह से लोग जिंदा थे बोल सकते हो एक टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, आंसर काफ़ी बड़ा है। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय में और सूर्यास्त में, यानी कि सुबह के टाइम और रात के टाइम, सूरज छिपने का जब टाइम हो जाता है तो उस टाइम में क्या अंतर दिखाई पड़ता था? वो आप भी सोच सकते हो। मान लो कि बीमारी फैली हुई है, जैसे कोरोना में हो गया था, वैसे कोरोना में तो आपको जेल में बंदी कर दिया था, मतलब घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, बट उससे इतनी बुरी हालत नहीं थी, बट वो ऐसी सी ही कंडीशन आप मान सकते हो। तो सूर्योदय सुबह का दृश्य है, उसमें क्या होता है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही रोते चिल्लाते दुखी होते हुए अपने घरों से बाहर निकलते थे। वे लोग जो है मतलब रोने लगते कि हमारा ये मर गया, हमारा वो मर गया, ऐसे रोना आता था लोगों को। वे महामारी की भेंट चढ़ रहे पड़ोसियों, परिचित लोगों के घर घर जाकर उनको ढांढस देते थे, यानी कि उसको बोलते थे कोई ना, बीमारी चली जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। जिस माँ का बच्चा मलेरिया हैजे का शिकार हो जाता और किसी का पति मर जाता तो गांव वाले उनको धैर्य देने का प्रयास करते थे। घर में पड़े मुद्दों को बिना कफन, मुर्दे आना था, यहाँ पे मुद्दे लिखा हुआ, ये मिस टाइप है ठीक है ना, यहाँ पे ये मिस टाइप है, मुर्दे आएगा यहाँ पे। तो घर में पड़े मुर्दों को बिना कफन में ही नदी की भेंट चढ़ा दिया करते थे, यानी कि मॉर्निंग का टाइम था और अब लोग एक आध मरेगा तो कफन वफन सब करेंगे, लेकिन रोज के रोज अब ज़्यादा ही लोग मर रहे हैं, तो क्योंकि बीमारी चल रही है तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था, तो इस वजह से वो सीधा ऐसे ही उठा के उस बंदे को जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको नदी में फेंक दिया करते थे। अब शाम हो चुकी है, सुबह का समय था, ये सुबह के समय मतलब रात में जिन जिनकी मौत हो गई है उनको उठा के नदी में फेंक देते। लेकिन शाम के समय क्या होता, गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि की विभीषिका चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती थी।
सब तरफ सन्नाटा छा जाता। गांव के लोग डर कर अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते। रात्रि के गहन अंधकार में झोपड़ियों से बोलने तक की भी आवाज बाहर नहीं आती। यहाँ तक कि रात की विभीषिका के कारण उनके बोलने की शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। यदि समीप किसी की माँ का बेटा मर जाता था तो उसे अंतिम बार माताओं को बेटे कहने की भी किसी में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो अब लाड प्यार करने चली गई और पता लगे वो भी बीमार हो गई तो गलत सीन हो जाएगा ना। तो वो उस चक्कर में डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। केवल रात्रि की इस विभीषिका को पहलवान की ढोलक चुनौती देती रहती थी। वह सारी रात उसको बजाता रहता, यानी कि ढोल को। यही ढोलक की आवाज़ इन अधमरे पथविहीन गांव वालों में संजीवनी देने का काम करती थी। इसी आवाज़ से उनकी शक्तिहीन सिराओं में बिजली सी दौड़ जाती थी। मज़ा सा आ जाता था उनको थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा मज़ा तो आएगा नहीं, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी मर रहे हैं, घर में भी किसी की डेथ हो रही है, तो कैसे मज़ा आएगा उनको। चलो अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है नमक। पहला क्वेश्चन है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ है। इस चैप्टर से एक बात बता दूं, इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन। मतलब कुछ एक चैप्टर होते हैं जैसे बाजार दर्शन वाला हो गया, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऐसा सीन है। बट इस वाले चैप्टर में से आता है, जनरल तौर पे आता ही आता है, इसमें से ज़्यादातर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि नमक पाकिस्तान से सरहद पार हिंदुस्तान ले जाना गैर कानूनी था। फिर उसे वह नमक लेकर जाना जहां से जाना था वहां कस्टम अधिकारी उसको पकड़ लेते, जिससे सफिया के साथ साथ उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती हो जाती। इसीलिए उसने जो है सफिया के भाई ने नमक ले जाने से मना कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। तो क्या द्वंद्व था देखते हैं। पुड़िया के बारे में बहुत सारे डाउट आएंगे क्योंकि उसके भाई ने बोला कि कस्टम वाले पकड़ लेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो सफिया को सुबह ही पाकिस्तान से रवाना होना था, इसीलिए उसे रात को सामान की पैकिंग करनी थी। सारी चीज़ें समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में बंद हो गई। केवल किन्नू की एक टोकरी और नमक की पुड़िया रह गई थी। इसीलिए वह सोच रही थी कि नमक की इस पुड़िया को वह कैसे ले जाएगी। अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी में हम छिड़ देंगे, फिर मतलब गुस्सा आएगा बेफालतू का। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो उसने अपनी माँ से किया था, सिख बीवी से किया हुआ था, जान देकर भी वादा पूरा करना होगा। यह सोचने लगी, यदि है इस पुड़िया को कोतुओं कहाँ से आ गया, किनुओं की टोकरी है ये, ठीक है ना, कोतुओं की नहीं है। ये भी थोड़ा सा गड़बड़, देखो गड़बड़ होती है यार, इतना बड़े जब पहरे लिखे जाते हैं ना, एक आध जगह हम सही लिखते हैं फिर ऑटो करेक्शन लोचा कर जाते हैं कई बार। किनुओं की टोकरी में रख लिया जाए तो इतने किनुओं के देर से भला इसे कौन देख पाएगा। मतलब ढेर आएगा, देर नहीं है ढेर आएगा, कि मतलब वो सोच रहे कि किनुओं का जो ढेर है उसमें कौन इसको देख पाएगा, और अगर देख भी लिया तो ये चिंतित होने लगेगी। मतलब फिर दिक्कत यार, बेफालतू का माथा पेची करनी पड़ेगी, है ना। वो बहुत सारे ख्याल उसके मन में आ रहे। दूसरे क्षण, ये क्षण भी गलत लिख रखा है इन्होंने, क्षण आएगा अक्षय वाला क्षण। यह सोचने लगी, नहीं फलों की टोकरियां तो आते समय भी किसी की देखी ही नहीं थी उन्होंने। हिंदुस्तान से केले और पाकिस्तान से कीनू सब ऐसे ही ले जा रहे थे। ऐसा चिंतन करके उसने ऐसा ही उचित समझा, मतलब ले जाते हैं ऐसे ही उठा के नमक को, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, एक आध गड़बड़ हो जाती है यार, अब इग्नोर कर सकते हो आप इसको। बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर मैं मतलब आर्टिकल को क्रॉस चेक करके एक बार सही कर दूं मेजर वर्ड्स जो हैं, बट उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। बाकी आपको वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ साथ के साथ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व। ये द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि अब हमसे पूछा जा रहा है सफिया के बारे में क्या क्या वो ख्याल थे, उसके बेसिस पे हम जो है उसकी विशेषताएं हमको बतानी है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो चीज़ें हमको बतानी है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर में नहीं आएगा। कहीं आप खुश हो गए कि भैया 20 नंबर का क्वेश्चन मिल गया अपने को, आज ही पास हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन पढ़ लो बस, ऐसा नहीं होने वाला। देखो ये क्वेश्चन आया है सिर्फ एक बार एग्जाम में, ठीक है, और इसमें लिटरली 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो पॉइंट इतने सारे क्यों चिपका दिए हमने, 6 पॉइंट भरे हुए हैं। आप कोई भी 3 याद कर लेना। देखो परखर वक्ता, पहली बात है कि परखर वक्ता थी वो
मतलब सफिया जो है साहित्यकार थी, इसीलिए वह बातचीत करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी। वह बहस करने में पूर्ण समर्थ थी। नमक ले जाने के बारे में उसका भाई बार बार उसे समझाकर हार जाता और उसे कहना पड़ता कि अब आपसे बहस कौन कर सकता है। इस प्रकार सफिया एक प्रखर वक्ता थी। दूसरा थी निडर, यानी कि कस्टम वालों से के सामने वो निडरता से कहती है, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, लेकिन तो निडर भी थी वो साहित्यकार। देखो ये पॉइंट है ना, ये कोई बनाने के पॉइंट नहीं है कि आप भैया रटन के जाने, ये आपको भी याद होंगे। सफिया का व्यवहार देख के आप भी समझ सकते हो। देखो पहली बात तो वो साहित्यकार थी, अच्छी कहानी अच्छे तरीके से बयां करी हुई है उसने। दूसरी वो ईमानदार थी, मतलब कस्टम वालों के सामने जाके सीधा बोल दिया मेरे पास नमक है, थोड़ा सा नमक है। वो निडर भी थी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। देखो इतने बड़े क्वेश्चन में आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक आध बार बहुत रेयर चांस रहेगा, बट आ सकता है क्योंकि पिछले साल आया है, मतलब लास्ट ईयर्स में, जस्ट पिछले नहीं उससे पहले वाले सालों में आया है, ये एक आध बार देखने को हमको मिला है। तो आप पढ़ लेना इसको आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी पॉइंट मेरे को पता है यार, इतने पॉइंट किसी को याद रहने वाले हैं नहीं, आपको जस्ट चिपकाने ऐसे ही कुछ कुछ बना बना के। दृढ़ निश्चय थी, वादे की, और भी आप इसमें ऐड करो तो यहाँ पे जो है वादे की पक्की थी, सिख बीवी के लिए नमक लेके गई, वादा जरूरी था। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट आप अपने पास से ऐड कर सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े पहरे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लिटरली देखोगे तो इतना सा जितना है, ये एक पैसेज सा बना हुआ है ना, ये वाला यहाँ तक, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, अरे यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, इतना से में हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑलमोस्ट पूरा, इतने से में हो जाता है। तो आपको जो बस छोटे छोटे पॉइंट बताने हैं कि हाँ ये व्यवहार था, उसकी चारित्रिक विशेषताएं थी। अगर 5 नंबर में आ जाता है तो थोड़ा बड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बस इतना होगा इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है, नमक पाठ का जो है मूल भाव उनको बताना है। और इतना बड़ा मूल भाव भैया याद कैसे ही करोगे आप, है ना। तो कुछ याद कर लेना, कुछ भूल जाओगे वैसे भी। चलो देखते हैं, अगर पूरा याद रहे तो अच्छी बात है। मानचित्र पर जो है एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता को कागजी रूप में तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। यह सत्य है कि जमीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता, और ना ही कोई जनता के हृदय की भावनाओं को दबा सकता है। मानचित्र पर खींची गई लकीर जनता के अंतर मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता को कोई शारीरिक रूप से विभक्त कर सकता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से उन्हें नहीं बांटा जा सकता। जैसे मतलब उनको उनका इलाके अलग अलग करे जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार और वो चीज़ें नहीं छुड़ाई जा सकती लोगों से। जैसे सफिया को पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का यह कथन कि मेरा वतन तो दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं और अपने अजीजों से मिलने आई होंगी यहाँ पे। जब सफिया पाकिस्तान से नमक लेकर चली तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। तो ऐसा भी है। और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो ऐसी लाइनें हैं, लाइनें आप याद आए तो लिख देना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना बीच में से। अगला जो है इसमें आगे बताते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन के इतने वर्षों बाद भी ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से हृदय से प्यार करते हैं। आज भी वे इस ज़मीन और लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए। इसी प्रकार सफिया को अमृतसर से भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा, हाँ मेरा वतन ढाका है, जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन तो ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 साल पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे, यानी कि आना जाना उनका लगा ही रहता था। तो इससे जो है यहाँ पे पूरा जो है कुल मिला के क्या बात करी जा रही है, मूल भाव में आपको बेसिक बताने हैं। जो नमक ये चैप्टर है इसमें बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा, वो चीज़ों के बारे में ये। चलो अगला चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर आई थिंक ये, हाँ लास्ट चैप्टर है। इसमें से बहुत कम आता है, बट 2 ही क्वेश्चन मिले हमको जो आते हैं। देखो एक चीज़ और बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताएंगे वो आपको। अगर वीडियो में बने हुए तो 2 क्वेश्चन और समझ लो, उसके बाद में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दूंगा। पाठ नंबर 8 आपका विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पहला क्वेश्चन है इसमें, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं। यहाँ पे तर्क बताने हैं और इम्पोर्टेंट तर्क है ये सारे के सारे। ये कहाँ से आ गया वैसे, ये 4 कर लो इसको।
जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, यानी कि जाति प्रथा अलग है, श्रम विभाजन अलग है, तो जातियों के हिसाब से श्रम कामों का विभाजन हो रखा है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये भी चीज़ें करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को याद कर विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की आधांति नहीं है। ये पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, आई थिंक कुछ और लिखने की कोशिश रही होगी और कुछ और ही लिखा गया। चलो कोई नहीं, एक यार चलता है, अब क्वेश्चन में क्या ही करें हम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के अनुसार दास्तां से, यहाँ पे लेखक के अनुसार आना था यहाँ पे, शायद आई थिंक कुछ वर्ड मिस हो गया होगा। लेखक के अनुसार जो है दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो है लेखक के अनुसार दास्तां से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है, बल्कि दास्तां में वह स्थिति भी मामला है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। भाई विक्या लिखा हुआ, पता नहीं, हो सकता है विक्या कोई मतलब हो, याद नहीं अभी मेरे को। विक्या होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है। ठीक है, देखो एक तो सिंपल बता देता हूँ आपको। इस वाले चैप्टर में से एक तो क्वेश्चन आता है और बहुत रेयरली क्वेश्चन मिलेगा इस वाले चैप्टर में से। चाहो तो अगर आपको जस्ट पास होना है तो नमक वाला चैप्टर जरूर से कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जो है ये महामारी ढोलक वाला, हाँ ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इस वाले में से बहुत आते हैं। काले मेघा पानी दे, इस वाला चैप्टर, ये देखो काले मेघा पानी दे और नमक, ये दो चैप्टर तो जरूर से कर लेना, अच्छे से कर लेना। और इनका जो है वो क्या बोलते हैं, मूल भाव वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, क्योंकि आने के चांसेस रहेंगे। बाजार दर्शन में से बहुत कम आते हैं, भक्तिन वाले में से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर रेयरली ही कभी आया है। ज़्यादातर मतलब इतनी खस्ता हालत है कि एक एग्जाम में मतलब लगातार 2021 में 20 में पेपर हुए नहीं थी, 2019 में 18 में, मतलब हर साल में सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन मिले हमको। सोच के देखो, मतलब ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं इस बुक में ढंग के, बाकी क्वेश्चन ढंग के ही नहीं बनते। बाकी एमसीक्यू जरूर आते हैं भक्ति वाले चैप्टर से, इस चीज़ का ध्यान रखना। एमसीक्यू लगभग हर एक सेट में हमको देखने को मिला, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिला वहाँ पे। तो क्वेश्चन जो है नमक और उस वाले मतलब काले मेघा पानी दे, उन 2 चैप्टर्स में खास तौर पे आते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको इस वाले पोर्शन के बता दिए हैं। अब आप उम्मीद कर रहे होगे कि सर आप हमको दूसरे वाले पोर्शन यानी कि कविताओं वाले पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाएंगे। क्या बताएं यार, मतलब क्वेश्चन तो मैंने लिखे हुए, देखो इन सिंपल बता देता हूँ, क्यों आपसे छिपाना। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन से लिख रखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बट उनके उत्तर नहीं लिखे गए हैं क्योंकि उनमें लगता है टाइम ढूंढने में। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता दूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उनके आंसर अपने आप कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बता दूंगा वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हो उत्तर तो शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको रिसर्च करने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। इनको भी इन क्वेश्चन आंसर को लिखने में प्रॉपर तरीके से भी लगभग 2 दिन लग गए थे। तो टाइम लगता है यार इन चीज़ों को सही करने में, और बाकी अभी एग्जाम और भी स्टूडेंट्स के चल रहे हैं तो टाइम लगेगा उन चीज़ों को फिक्स आउट होने में। हो सकता है इसमें भी कुछ एक आध जो एरर्स हैं उनको ठीक करने में भी टाइम लग जाए, बट कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके, अगर बन पाए तो हम उनको करा देंगे आपको। तो बाकी आप बता देना अगर वीडियो में लास्ट तक देख ही रहे हो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, क्वेश्चन पेपर जब हो जाए, पेपर होने के बाद में वीडियो पे आके जरूर से बताना आपको कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए या फिर नहीं आए। और उसके अलावा जो है अगर आप हमारे साथ में चैट करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं और आप हमको जो है पेपर भेजना चाहते हैं, तो हमारा जो कम्युनिटी टैब है चैनल का, तो वहाँ पे जाना। वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जो है आप जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वो अगर आप हमें पेपर वगैरह कुछ सैम्पल पेपर हो या ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो किसी बोर्ड का, तो अगर आप भेजना चाहते हो हमको, आप हमें भेज सकते हो। उसका हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए इस चैनल के ऊपर। उसके अलावा वो क्वेश्चन पेपर जो है आने वाले स्टूडेंट्स यानी कि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी मदद के लिए वेबसाइट के ऊपर भी सुरक्षित रखे जाएंगे। इस तरीके से हम इसीलिए जो है पेपर्स आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे
देखने को। हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, पेपर्स इकट्ठा करना ही काम रह गया हमारा। चलो जी वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटा दबा लेना ताकि कोई अपडेट आए। पेपर वैसे ही चल रहे हैं तो मिस ना होने पाए।